ईयू ने क्रिप्टो के खिलाफ नियमन बनाया है, लेकिन वे कह रहे हैं आप परेशान क्यों हैं, वैसे भी यह सब एक घोटाला है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। आप जानते हैं कि मैं कैसा कर रहा हूं। मैं 5/5 पाइप में हूं। ओह, यहाँ दुबई में जीवित रहना। हाँ, तुम्हें पता है क्या, हर दिन, ठीक है, क्रिप्टो में यह या तो एक शानदार दिन है क्योंकि बाजार तेजी से बढ़ रहा है, या यह एक दुखद दिन है। आप जानते हैं कुछ प्रकार की खबरें आपको निराश करती हैं, है ना? यह एक उतार चढ़ाव का चक्र है, लेकिन हम हर दिन यहाँ हैं क्योंकि क्रिप्टो भविष्य बनने जा रहा है। इसलिए आप जानते हैं, हमें हर दिन इसके बारे में बात करने और यह देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। समाचार पढ़ें, पता लगाएं कि सरकारें क्या कर रही हैं ताकि हम उनसे बच सकें और वे हमें परेशान न करें। और हाँ, और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ें। और हाँ, सरकार क्रिप्टो लोगों को लगातार परेशान करती रहेगी और क्रिप्टो ब्रह्मांड, तो हाँ, इसका एक हिस्सा हमेशा रहेगा, विशेष रूप से ईटीएफ को अस्वीकार करने के साथ, जो शायद एक अच्छा विचार है। कभी भी ईटीएफ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक घोटाला होगा, लेकिन यह एक अलग कहानी है। ठीक है, चलिए आज की खबरों पर चलते हैं। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? पहली बात यह है कि यूरोपीय नियामकों ने स्पष्ट किया है कि मीका समय रेखा सुरक्षित क्रिप्टो संपत्ति जैसी किसी चीज की गारंटी नहीं देती है। वास्तव में ठीक है। इसलिए यूरोपीय प्रतिभूति बाजार प्राधिकरण ईएसएमए क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमों एमआईसीए में बाजार को लागू करने की तैयारी कर रहा है। नियामक ने कई क्रिप्टो चेतावनियां जारी की हैं, जिनके बारे में निवेशकों और क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से माइका के पूरी तरह से लागू होने से पहले अवगत होना चाहिए। एमआईसीए के कार्यान्वयन पर भी नियामक ने चेताया। खुदरा निवेशकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सुरक्षित क्रिप्टो संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कोई भी खरीदारी न करें। हम आपकी सुरक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ भी न खरीदें। यदि आप लोगों को बता रहे हैं कि यह समय की बर्बादी है, तो विनियमन क्यों बनाएं? बस कहें यह समय की बर्बादी है, कुछ भी न खरीदें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपका नुकसान है। आप क्रिप्टो में कोई भी पैसा खोते हैं, यह आप पर है। हमने आपको पहले ही बताया है, ऐसा मत करो। आइए इसे वहीं छोड़ दें। सही? आपको कानून क्यों बनाना है? सही? पुस्तकों पर कानूनों का प्रयोग करें। यदि कोई धोखाधड़ी करता है तो वे जेल जाते हैं, है ना? यह बहुत सीधा है ना? उसके लिए आपको कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग उस पर जोर देते हैं, कानून बनाने पर, ताकि उन्हें लगे कि वे कुछ कर रहे हैं। और यह बस इतना ही है कि यह लोगों के जीवन को और अधिक जटिल बना देता है। वे ऐसा नहीं करते, यह होना जरूरी नहीं है। एक बिटकॉइन ईटीएफ क्रिप्टो बाजारों को 1 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है, विश्लेषण कहता है। हाँ, यह 100% सच है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार और पैसा छापने वाले लोग भी ये जानते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि वे ऐसी संपत्ति नहीं चाहते हैं जो दिखने में उनके पैसे को खराब दिखाए, जिससे वे खराब दिखें, वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे कि यह ईटीएफ एक घोटाला है जो आपका पैसा ले लेगा ताकि आप ऐसा कर सकें। शीर्ष खरीदें और निचला हिस्सा बेचें। वे इस चीज को उसके लिए और इसी तरह ईटीएफ के लिए अच्छी तरह से सेट करेंगे। हालांकि ईटीएफ में कोई बिटकॉइन नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऊपर वाला खरीद लेंगे और निचला हिस्सा बेच देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए लाइटनिंग लैब्स ने बिटकॉइन में स्थिर सिक्के लाते हुए टैपरूट एसेट अल्फा जारी किया। ठीक है, तो यह लेख बताता है कि बिटकॉइन लेयर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, लेयर 2 एक लाइटनिंग नेटवर्क है क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क धीमा और महंगा है। उन्होंने एक नई परत बनाई जो आपको वास्तव में लेन देन करने की अनुमति देती है, कम कीमत पर। लेकिन इस परत की मुझे चिंता है, मुझे इसके बारे में गंभीर चिंताएं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह पूरी तरह से केंद्रीकृत है और कुछ गति पैदा करने के लिए थोड़ा सा केंद्रीकरण करने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं सहमत हूं। हालांकि केंद्रीकृत नोड्स यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपना क्रिप्टो खर्च कर सकते हैं या अपने क्रिप्टो का व्यापार कर सकते हैं या नहीं। आपको अपने बिटकॉइन का व्यापार करना चाहिए किसी भी समय। तो यही समस्या है। अब आप कह सकते हैं, अच्छा, क्या आप सही केंद्रीकृत नोड का उपयोग करते हैं? यह सच है। हाँ, प्रोग्राम करने योग्य संपत्तियों के साथ वे निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर
आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप एक केंद्रीकृत नोड से आते हैं जिस पर हमें भरोसा नहीं है, तो आपका बिटकॉइन बेकार है। तो इस विशेष परत के साथ यही मेरी समस्या है, जहां वे इस लाइटनिंग नेटवर्क में प्रोग्राम योग्य सुविधाएं बना सकते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ और फलित होना होगा और भविष्य में आगे बढ़ना होगा। वैसे भी मैं आज ट्रेडिंग पर आने वाला हूं, और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप bybit-davinci-15.com पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है। आइए बिटकॉइन पर चलते हैं। हम 4 घंटे में बिटकॉइन देख रहे हैं, और जैसा कि मैं मून शो में कह रहा था कि हम इस सीमा में फंस गए हैं। तो हम यही हैं। हम $28,600 के निशान से लेकर $28,200 के निशान के बीच हैं। लगभग यही वो जगह है जहां हम फंस गए हैं। ये दायरा टूट सकता है। ऐसा लगता है कि वह नीचे की ओर जाना चाहता है, क्योंकि शीर्ष पर जाना टिकाऊ नहीं है। ये यहां तक एक त्वरित कदम था, और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे थे जब तक कि हम बुल फ्लैग नहीं कर रहे थे, यह टूटने वाला नहीं था। यहाँ कोई बैल ध्वज नहीं है, और हाँ, किसी भी प्रकार की तेजी को वास्तव में अस्वीकार कर दिया गया था। ये एक तेजी थी, यही थी। जैसे ही यह एक वृद्धि और तेजी थी, यह बस टूट गई। ऐसा कहने के साथ मैं सोच रहा हूं कि यह अंततः टूट रहा है। आप देख सकते हैं कि हम 13 EMA को छू रहे हैं, और बोलिंगर बैंड मजबूत हो रहे हैं। वे संभवतः प्रति घंटा और भी सख्त कर रहे हैं। आइए देखें, आइए उस पर एक नजर डालें। हाँ, हम वहां जाते हैं तो संभवतः आज एक बड़ा कदम आने वाला है। यह उचित हो सकता है, ये बस इसी सीमा में रह सकता है। ये ऊपर तक पंप कर सकता है, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो हाँ, हम कुछ बड़ा देख सकते हैं। हम इसे $26,800 के निशान तक टूटते हुए देख सकते हैं। आइए एथीरियम पर चलते हैं। ठीक है, तो एथीरियम स्पष्ट रूप से कह रहा है, हाँ, अलविदा, यह खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया। ठीक है, हम एक बार और पंप कर सकते हैं, लेकिन यह अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बाजार आप पर मुस्कुराता है तो वह आपका पैसा छीनने वाला होता है। हाँ, तो हाँ, ये है, आप जानते हैं, ऊंचे निचले ऊंचे, सही। यहीं हम यहाँ एक और निचला स्तर बना सकते हैं और फिर तेजी ला सकते हैं। हमारा काम हो गया है ना? क्योंकि फिर से मैंने कहा, आपको कल बताया था, इथेरियम शायद लगभग 15,1,640 के निशान तक वापस आने की कोशिश कर रहा था, और इसने यही किया, और अब यह विफल हो रहा है। और इसीलिए हम स्पष्ट हैं कि दिशा किधर है। इथेरियम इस गिरावट की प्रवृत्ति के निचले स्तर पर वापस जा रहा है, और यदि ऐसा होता है तो संभवतः यह इसे तोड़ देगा, और हम और भी नीचे टूटने जा रहे हैं। आइए बस घंटे दैनिक पर जाएं और देखें कि हम कहां जा सकते हैं। इस पर हम कम से कम 1468 के स्तर पर इस बाती के निचले भाग का पुनः परीक्षण करने के लिए नीचे तक जा सकते हैं। तो यह एक बड़ा कदम है, और हाँ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हम वहां और उससे भी नीचे जाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं कल आप लोगों से मिलूंगा, और फिर मैं आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा सप्ताहांत पर मैरिजियो। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उसके लिए तैयार रहें। मैं आज मैरिजियो के साथ वह वीडियो बना रहा हूं, और रविवार को भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपसे कल मिलेंगे। प्रोत्साहित करना।